एक था राजा, उसके एक लड़का था। लड़के का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, सारे दिन घूमता फिरता रहता था। अपने लड़के की मूर्खता से राजा को बहुत चिंता हुई। वो उदास रहने लगा। वजीर के लड़के ने राजकुमार को यह वृत्तांत सुनाया। राजकुमार कहने लगा, मित्र, घर रहकर कहीं ज्ञान आया है? मैं उसके लिए परदेश जाना चाहता हूँ। वजीर के लड़के ने राजकुमार की बात राजा को सुनाई। कहा, राजकुमार ज्ञान सीखने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। राजा ने सब तैयारी कर दी और राजकुमार शुभ मुहूर्त में घर से निकल पड़ा। राजा का लड़का घूमते घामते एक सघन वन में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक साधु आंख मूंदे बैठा है। उसके शरीर पर दीमक लग गई है। राजकुमार वहीं रुक गया। उसने पहले साधु के आसन के पास की जगह को घास फूस हटाकर साफ किया, फिर धीरे धीरे साधु के शरीर पर जमी हुई दीमक तथा मिट्टी को निकाला। सारा आश्रम साफ सुथरा बना दिया। रात को वहीं सो गया। वो फल मूल खाकर रहने और नित्य इसी प्रकार साधु की सेवा करने लगा। कुछ दिन बाद साधु की 12 वर्ष की तपस्या पूर्ण हुई। आंख खोलते ही उसे अपने आसपास की जगह साफ दिखाई दी। साधु बोला, जिसने मेरी इतनी सेवा की है वो मेरे सामने आवे। इस बात को सुनकर राजकुमार साधु के सामने हाथ जोड़कर जा खड़ा हुआ। साधु कहने लगा, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजपुत्र बोला, महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ज्ञान दीजिए। साधु बोला, बेटा, तुमने कुछ नहीं मांगा और सब कुछ मांग लिया। मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। तुम्हें 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहली, रास्ते में अकेला नहीं चलना चाहिए। दूसरी, किसी के दिए हुए आसन पर बिना जांच पड़ताल किए नहीं बैठना चाहिए। तीसरी, परदेश में यदि कोई अनजान मनुष्य कुछ खाने को दे तो उसमें से थोड़ा किसी जानवर को पहले खिलाकर तब खाना चाहिए। राजपुत्र साधु से वरदान लेकर आगे चला। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुंचा। उसने देखा कि एक चील तालाब से शिकार लेकर ऊपर उड़ गई। चील ने कछुए को पकड़ा था। वो अपनी चोंच उसके शरीर पर मारती तो उसे हड्डी के सिवा कुछ भी मालूम नहीं होता था, इसलिए उसने कछुए को छोड़ दिया। कछुआ राजकुमार के आगे आ गिरा। राजकुमार को साधु की बात याद आ गई कि रास्ते में अकेला न चले। उसने समझा कि ईश्वर ने मुझे इस निर्जन मार्ग के लिए एक साथी दे दिया है। उसने कछुए को उठाकर अपनी झोली में रख लिया और आगे बढ़ा। राजकुमार चलते चलते दोपहर को जंगल के बीच एक पेड़ के नीचे ठहर गया। कछुए को झोली से निकालकर पास रख दिया और आप झोले को सिरहाने रखकर लेट गया। थका मांदा तो था ही, लेटते ही आंख लग गई। उस वृक्ष की जड़ में एक सांप रहता था। उसकी मित्रता एक काग और सियार से थी। जब कोई यात्री उस वृक्ष के नीचे आकर सोता तो काग कांव कांव कर आवाज लगाता। उसकी आवाज सुनकर सियार आ जाता और वो जोर जोर से चिल्लाता। सियार की बोली सुनकर बिल में से सांप निकलता और उस सोते हुए मुसाफिर को काट खाता। मरने पर काग और सियार दोनों मिलकर उसे चट कर जाते। राजपुत्र को सोता देख काग बोलने लगा। उसकी बोली सुनकर सियार आ गया। सियार की बोली जब सांप के कान में पड़ी तो वह झटपट बिल में से निकलकर राजपुत्र के पास पहुंचा और उसके पैर के अंगूठे में काटकर बिल में वापस चला गया। काग कुछ देर बाद नीचे उतरा और धीरे धीरे राजकुमार की ओर बढ़ने लगा। जब उसे विश्वास हो गया कि वह मर गया है तो वह उसके सिर के पास जाकर उसकी आंखें निकालने की चेष्टा करने लगा। इसी समय कछुए ने झपटकर अपने दांतों से उसकी गर्दन पकड़ ली। काग का दम घुटने लगा। वो कछुए से गिड़गिड़ाकर बोला, ओ कछुआ भाई, मुझे मत मारो, छोड़ दो। कछुआ बोला, जैसे तुमने मेरे मित्र को मरवा डाला है वैसे ही मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। काग बोला, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे मित्र को जीवित किए देता हूँ। ऐसा कहकर कौए ने आवाज लगाई। सियार पास ही खड़ा था। उसने बोलना शुरू किया। सियार की आवाज सुनकर सांप बिल में से निकला और उसने राजकुमार के पास जाकर घाव में मुंह लगाकर विष को खींच लिया। सांप मूर्छित सा होकर पड़ गया। राजकुमार उठ बैठा, कहने लगा, आहा, क्या नींद आई थी। कछुआ बोला, मित्र, नींद नहीं आई थी। इस काले सांप ने तुम्हें काट खाया था, तुम मर गए थे। ऐसा कहकर उसने सब वृत्तांत कह सुनाया। उसने कौए का गला घोंटकर उसकी जान ले ली और राजकुमार से कहा, देखते क्या हो।
ये तुम्हारा काल सांप पड़ा है, इसे मार डालो। राजकुमार ने खंजर निकालकर सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद राजकुमार कछुए को लेकर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर आगे चलने पर एक तालाब मिला। कछुआ कहने लगा, हम लोग कई दिन तक एक साथ रहे, अब मेरा घर आ गया है, आप मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनकर राजकुमार ने कछुए को तालाब की पाल पर रख दिया। कछुआ तालाब में चला गया और राजकुमार आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद वो ठगपुर नामक एक गांव में पहुंचा। इस गांव में ठगों का घर था। एक ठग के 4 लड़के और 2 लड़कियां थीं। लड़कियां ज्योतिष में पारंगत थी। जब कोई परदेसी उस गांव में आता तो वे बतला देती थी कि उसके पास कितना धन है। चारों लड़के गांव के चारों ओर चले जाते थे और यात्री को ठग लेते थे। जो उनसे बच निकलता उसे उनका पिता चौराहे पर बैठकर ठगा करता था। राजकुमार उस गांव में एक कोने से घुसा और घूमते फिरते उस चौराहे पर आ पहुंचा जहां ठगों का पिता बैठा था। ठग की बेटी ने बतला दिया था कि इस राजपुत्र की कमर में 4 लाल बंधे हुए हैं। ठग ने राजपुत्र को आते देख उसकी बड़ी खातिरदारी की। ठग कहने लगा, संध्या होने वाली है, आगे दूर तक कोई गांव नहीं है, आज रात मेरे घर पर ही आराम कर लो। राजकुमार ने उसकी बात मान ली और वो उसके साथ उसके घर जा पहुंचा। ठग उसे एक कोठरी में ले जाकर कहने लगा, आप इस चारपाई पर आराम से लेटो। ऐसा कह वो तुरंत बाहर आ गया। राजपुत्र ने देखा कि चारपाई पर चादर बिछी हुई है। उस पर बैठने के पहले उसे साधु के वचन की याद आ गई। उसने चादर उठाकर देखा तो चारपाई में कच्चा सूत बुना था। उसके नीचे एक गहरा गड्ढा था जिसमें तेज धार वाले भाले और बर्छियां गड़ी थी। राजकुमार देखते ही सब समझ गया। उसने चारपाई पर चादर उसी तरह बिछा दी और जमीन पर बैठ गया। ठग ने देखा कि मेरी यह चाल बेकार गई। उसने अब विष मिलाकर रसोई तैयार कराई। एक थाली उत्तम व्यंजन परोसकर राजकुमार को दे गया। राजकुमार जब भोजन करने बैठा तो उसे साधु का तीसरा वचन याद आ गया। उसने पूजा के बहाने थाली में से थोड़ा थोड़ा सब सामान निकाला और सड़क पर लाकर एक कुत्ते को खिलाया। खाते ही कुत्ता चित होकर गिर पड़ा। राजकुमार भीतर गया और थाली के भोजन को लेकर पास के एक गड्ढे में डाल दिया और थाली मांझकर रख दी। ठग की जब ये चालाकी भी बेकार गई तो उसने यात्री को एक कमरे में ले जाकर पलंग पर सोने को कहा। राजकुमार पलंग को झाड़कर उस पर लेट गया। ठग ने अपनी लड़कियों को आदेश दिया कि जैसे भी हो इस यात्री से लाल ले लो। ठग की छोटी लड़की राजकुमार के सौंदर्य पर मोहित हो गई थी। उसने राजपुत्र के पास जाकर कहा, मैं तुम्हारी जान बचा दूंगी यदि तुम मेरे साथ विवाह करने का वचन दो। राजकुमार ठगों के चंगुल में फंस गया था। अपनी जान बचाने के लिए उसने स्वीकृति दे दी। लड़की बोली, तुम पर हम दोनों बहनों का रात को पहरा है। आधी रात तक मेरी बड़ी बहन रहेगी। तुम उससे किसी तरह अपने को बचा लेना। बाद में जब मैं आऊंगी तो तुम्हें उद्धार की तरकीब बतला दूंगी। राजपुत्र कई दिन से सफर कर रहा था। थका मांदा था। पलंग पर लेटते ही उसे नींद आ गई। ठग की बड़ी लड़की पहरा देने पहुंची। उसने अंदर जाते ही देखा कि राजपुत्र सो रहा है। उसने उसके दोनों हाथ पांव रस्सी से बांध दिए और कटार खींचकर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। राजकुमार ने हड़बड़ा कर आंखें खोली तो सब माजरा उसकी समझ में आ गया। ठग की बेटी कहने लगी, यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो उन लालों को निकालकर मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं ये कटार तुम्हारे पेट में घुसेड़ दूंगी। राजपुत्र बोला, सुन ठग की बेटी, यदि तू मुझे मार डालेगी तो तुझे बाद में उसी प्रकार पछताना पड़ेगा जिस प्रकार चिड़ीमार बाज को मारकर पछताया था। ठग की बेटी ने अचंभे के साथ पूछा, सो कैसे? चिड़ीमार बाज को मारकर क्यों पछताया था? राजपुत्र कहने लगा, पहले तुम मेरे हाथ पांव खोल दो, फिर मैं तुम्हें बाज का किस्सा सुनाता हूँ। ठग की बेटी का कौतूहल बढ़ा। उसने राजपुत्र के हाथ पैर खोल दिए और उसकी छाती पर से उतरकर पास में बैठ गई। राजपुत्र कहने लगा, सुन ठग की बेटी, किसी गांव में एक चिड़ीमार रहता था। उसने एक बाज पाल रखा था। वो उस बाज को लेकर शिकार खेलने जाया करता था। जब वो किसी चिड़िया को उड़ती देखता तो उस पर बाज छोड़ देता था। बाज उस चिड़िया को मार लाता। इस प्रकार चिड़ीमार अपनी गुजर चलाता था।
एक दिन वो शिकार की टोह में फिरता फिरता ऐसी जगह पहुंच गया जहां दूर दूर तक पानी नहीं था। चलते चलते उसे प्यास लगाई। पानी खोजा पर कहीं न मिला। आखिर प्यास से व्याकुल होकर एक पेड़ की छाया में जा बैठा। उसी समय उसने देखा कि पेड़ से एक एक बूंद पानी टपक रहा है। उसने पत्तों का एक दोना बनाकर उस जगह रख दिया जहां बूंदें गिर रही थी। कुछ समय में दोना भर गया। उस दोने को उठाकर उसने मुंह से लगाया था कि बाज झपटा और उसने अपना डैना मारकर दोना गिरा दिया। पानी गिरने से चिड़ीमार क्रोधित होकर बाज की ओर देखने लगा। उसने वो दोना फिर उसी जगह रख दिया। उसने 3 बार पानी इकट्ठा किया पर पीते समय बाज ने तीनों बार डैना मारकर गिरा दिया। चिड़ीमार का क्रोध भड़क उठा। उसने खंजर निकालकर बाज के 2 टुकड़े कर दिए। बाज मर गया। उसका धीरज टूट गया। अब फिर कब तक पानी भरेगा? वो झट पेड़ पर चढ़ गया। उसने सोचा कि पेड़ पर चढ़कर जहाँ से पानी आता है वहीं जाकर पानी पी आना चाहिए। ऊपर जाकर देखता क्या है कि एक खोखर में एक बड़ा अजगर मरा पड़ा है। उसकी देह सड़ गल गई है। उसी में से एक एक बूंद जहर नीचे टपक रहा है। ये दृश्य देख बाज के मारने का उसे बड़ा खेद हुआ। वो सिर धुनकर पछताने लगा और जीवन भर उस दुख को न भूला। इसी तरह यदि तू मुझे मारेगी तो जीवन भर पछताएगी। कथा समाप्त होते होते रात के 12 बज गए और ठग की छोटी लड़की अपने पहरे पर आ पहुंची। उसने आते ही पूछा, क्यों जी, लाल हाथ लगे या नहीं? ठग की बड़ी लड़की बोली, नहीं बहन, इसने तो मुझे बातों में फंसाकर सारा समय निकाल दिया। अब तू इसकी बातों में न आना और जिस तरह हो लाल लेकर ही रहना। इतना कहकर बड़ी लड़की चली गई। छोटी लड़की राजपुत्र के पास जाकर कहने लगी, देखो राजकुमार, मैं तुम्हारी जान बचाए देती हूँ। तुम फिर प्रतिज्ञा करो कि तुम मेरे साथ विवाह करोगे और मुझे अपनी रानी बनाओगे। राजपुत ने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। ठग की पुत्री बोली, ठीक है, अब तुम एक काम करो। घुड़साल में 2 ऊँटनी बंधी है, एक मोटी ताजी और दूसरी दुबली पतली। मोटी ताजी ऊँटनी दिन में 60 कोस चलती है और दुबली पतली 100 कोस। तुम जाकर उस दुबली पतली ऊँटनी को खोल लाओ। तब तक मैं यहाँ धन बांधकर इकट्ठा करती हूँ। राजपुत्र घुड़साल में पहुंचा। उसे दुबली पतली ऊँटनी न जंची। वो मोटी ताजी ऊँटनी को खोलकर ले आया। जब ठग की बेटी ने देखा कि राजकुमार 60 कोस वाली ऊँटनी ले आया है तो उसे दुख हुआ। फिर सोचा कि जो ईश्वर करता है वही होता है। उसने धन दौलत की गठरी ऊँटनी पर रखवाई, फिर दोनों उस पर सवार हो गए। ऊँटनी आगे बढ़ चली। सवेरा होने पर ठग उस कमरे में पहुंचा जहां राजपुत्र सोया था। वहां पहुंचकर वो अचंभे में रह गया। वहां न राजपुत्र था न उसकी छोटी बहन। वो समझा कि राजकुमार मेरी बहन को बलात् पकड़कर अपने साथ भगा ले गया है। उसने जाकर घुड़साल में देखा तो 100 कोस चलने वाली ऊँटनी वहां थी। वो कूदकर उस पर चढ़ गया और उनका पीछा किया। राजपुत्र 60 कोस जाकर एक पेड़ के नीचे ठहर गया। इतने में ठग की पुत्री की निगाह भाई की ऊँटनी पर पड़ी जो उसी ओर आ रही थी। उसने राजपुत्र से कहा, तुम फौरन पेड़ पर चढ़ जाओ। देखो, वो मेरा भाई ऊँटनी पर सवार होकर हमें पकड़ने आ रहा है। राजपुत्र पेड़ पर चढ़ गया और ठग की पुत्री आगे बढ़कर अपने भाई से मिली। कहने लगी, देखो भैया, ये राजपुत्र मुझे बांधकर ले आया है। तुम्हें देखकर पेड़ पर चढ़ गया है। ठग ने अपनी बहन की बातों पर विश्वास किया। वो ऊँटनी पर से उतरकर पेड़ पर चढ़ गया। ठग की पुत्री ने इधर 60 कोस चलने वाली ऊँटनी का एक पैर कटार मारकर घायल कर दिया और वो 100 कोस चलने वाली ऊँटनी पर सवार हो गई। राजपुत्र इस डाल से उस डाल पर भागता और ठग उसका पीछा कर रहा था। इसी समय ठग की बेटी नीचे से बोली, भैया भैया, देखो राजपुत्र डाल से कूदना चाहता है। इतना सुनते ही राजपुत्र ठग की पुत्री की ऊँटनी पर कूद पड़ा। दोनों सवार होकर चल दिए। बेचारा ठग पेड़ से उतरकर जब नीचे आया तो देखता क्या है कि उसकी ऊँटनी तो राजपुत्र तथा उसकी बहन ले गई है और दूसरी ऊँटनी पैर से लंगड़ी हो गई है। पीछा करने का कोई साधन न रहने से वो मन मारकर रह गया। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद राजपुत्र ने सोचा कि इस ठगपुत्री का क्या भरोसा। जब यह अपने सगे भाई को धोखा दे सकती है तब मेरी क्या बिसात।
यदि मुझसे अधिक सुंदर कोई दूसरा जवान मिल जाएगा तो यह मुझे मारकर उसके पास चली जाएगी। आखिर है तो छोटी जाति। ऐसा सोच राजपुत्र ने पीछे से तलवार निकाली और ठगपुत्री का सिर काटकर नीचे फेंक दिया। उसके धड़ को भी नीचे गिरा दिया। इसके बाद राजपुत्र चलते चलते घर पहुंचा। उसके माँ बाप को बड़ा आनंद हुआ। राजा बूढ़े हो गए थे। राजा ने पुत्र का राजतिलक कर दिया। वजीर का पुत्र उसका वजीर बन गया। बूढ़े राजा और मंत्री तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। नए राजा ने राज्य की व्यवस्था संभाल ली।